हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में अपन ने पिछले लेक्चर्स में देखा, अपन ग्लूकोज के बारे में पढ़ चुके, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि फ्रक्टोज की संरचना के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि किस तरीके से फ्रक्टोज की संरचना होती है। ओके, ग्लूकोज की संरचना के बारे में देखा कि ओपन चेन संरचना है। जितने भी अपन ने टेस्ट करने थे वो सब टेस्ट करके अप्लाई करके देखे तो उससे कन्फर्म हो गया था आपके कि इसमें ग्लूकोज है। इसी प्रकार से अपन आज फ्रक्टोज के बारे में देखेंगे कि फ्रक्टोज में अपन ने लगभग कुछ टेस्ट तो कर लिए थे, जैसे कि अपन ने पांच OH समूह है उनकी स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट अपन ने किया था कि 6 कार्बन है या नहीं और एक सीधी श्रृंखला में है या नहीं, उसकी भी अपन स्टडी कर चुके थे। कंफर्म हो गया था वहाँ कि आपके 6 कार्बन एक चेन में है। जैसे ग्लूकोज में अपन ने किया था उसके स्ट्रक्चर निर्धारण करने के लिए अपन ने जो भी टेस्ट किए थे या उसकी जो रासायनिक अभिक्रियाओं से पता चला था अपन को, उससे ये कंफर्म हो रहा था कि ग्लूकोज एक सीधी श्रृंखला में होता है। ओके, इसी प्रकार से अपन अब फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे कि सीधी श्रृंखला होती है या नहीं है। तो पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ तो देख लिया था। अब जो आपके कंफर्म टेस्ट थे, जैसे कार्बोनिल समूह कौन सा होगा, कार्बोनिल समूह होगा तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड समूह होगा। सबको पता है फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, लेकिन कुछ रिएक्शनों द्वारा अपन उसे प्रूफ करेंगे कि कौन सा है आपके। तो अब अपने पास कोई कीटोनिक समूह प्रूफ करने के लिए अपन रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे अगर अपने पास फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज की रिएक्शन अगर अपन अम्लगम से करवाएं, अम्लगम क्या करता है, ये रिएजेंट आपके क्या करता है, हमेशा रिडक्शन करता है। ये जो अपने पास रिएजेंट है वो रिडक्शन करेगा तो किस पार्ट का करेगा, आपके कीटोन समूह का ही रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना, तो जहां तक पॉसिबल है उसमें एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया आपके, तो आपके इससे कंफर्म हो गया कि इसमें कीटोन समूह प्रेजेंट है। अब आपके फ्रक्टोज से 2 प्रकार की संरचनाएं पॉसिबल, यानी कि 2 प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं आपके। एक होता है सोर्बिटोल, एक होता है मेनोज। देखो, सोर्बिटोल और मेनोज में केवल डिफरेंट ये है कि आपके कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 2, इन कार्बन नंबर 2 के अंदर केवल OH का डिफरेंट होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है, केवल इतना सा। यानी कि कार्बन नंबर 2 एक दूसरे के आइसोमर है। आइसोमर का मतलब कि यहाँ मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो ये अगर ऐसा है, इस साइड OH समूह प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, जब फ्रक्टोज की रिडक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में अगर 2 प्रकार के प्रोडक्ट पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ओके, यानी कि उनकी समाविता होती है एक दूसरे के, आइसोमर मतलब समाविता है, एक दूसरे के समावेवी है आपके एक दूसरे के। तो सोर्बिटोल और मेनोज प्रकार के आपके प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 है वो कीटोन है, अपना कीटोनिक समूह प्रेजेंट है। ओके, तो एक रिएक्शन से अपने कंफर्म हो चुका है कि फ्रक्टोज के अंदर कोई कीटोनिक समूह प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके, अगर फ्रक्टोज की HCN के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। साइनोहाइड्रिन आपके कार्बन नंबर 2 पर क्या है, कीटोन समूह है, और जो HCN रिएजेंट है आपका ये, ओके, ये जो रिएजेंट है आपका वो किस पर अटैक करेगा, कीटोन समूह पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपके एक ग्रुप जो ऑक्सीजन है उस पे तो H ऐड हो जाएगा और जो कार्बन से डायरेक्ट क्या ऐड होगा, साइनाइड ऐड हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोसाइनिन फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अब फर्दर अपन क्या करवाते हैं, H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ H2 आपके क्या है, अधिकता में लिया गया है, यानी कि अधिकता में इसकी अधिकता में आपके प्रेजेंट है। ओके, मैं यहाँ एक्सिस में अगर 2 मॉलिक्यूल H2 के ले लेते हैं, अगर रिएक्शन करवाते हैं तो किस पे करेगा, आपके साइनाइड पे करेगा। साइनाइड पे क्या होगा, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी बाहर, अमोनिया बाहर निकल जाएगी और कोई कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ बन जाएगा आपके। ओके, अब अपन क्या करवाते हैं, इसके
रिडक्शन करता है और आपके पास प्राप्त होता है कोई हेक्सेनोइक अम्ल यानी कि 2 हेक्सेनोइक एसिड प्राप्त होता है। तो इन दो रिएक्शनों से कंफर्म हो चुका है कि आपके फ्रक्टोज में कीटोनिक क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है। ओके, तो इन संरचनाओं से अपन ने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा कि फ्रक्टोज में क्या क्या पॉसिबल है। ओके, तो अब अपने पास एक फ्रक्टोज की सीधी संरचना होती है। इसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको कि एक क्रियात्मक समूह है, आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन समूह और OH समूह प्रेजेंट है आपका फंक्शनल ग्रुप। कितने OH है आपके? 5 OH समूह है, 5 OH समूह प्रेजेंट है आपके। नेक्स्ट है आपके कार्बन की कितनी? 6 कार्बन एक चेन में प्रेजेंट है। ओके, तो 3 आपको बातें सामने निकल के आती है फ्रक्टोज की। 6 कार्बन है जो एक चेन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एक सीधी श्रृंखला है, इनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर OH कितने हैं? 5 OH है आपके। अब बात आती है कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो आपके यहाँ प्रूफ हो रहा है कि कोई कीटोनिक समूह ही प्रेजेंट है। तो ये हो गए आपके फ्रक्टोज के बारे में जो रिएक्शन अपन को देखनी थी वो हो गई है कंप्लीट आपके। अब देखेंगे फ्रक्टोज के अंदर कि केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है। ओके, देखो अपन ने क्या क्या देख लिया फ्रक्टोज के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके, उसके स्ट्रक्चर देख लिए और उसका कैसे बनाया जा सकता है फ्रक्टोज को वो भी देख लिया। अब देखेंगे उनकी केमिकली रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन यानी कि फ्रक्टोज से और क्या क्या बनाया जा सकता है। देखो आपने जो रिएक्शन देखी थी किसी भी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, वो ही आपकी लगभग केमिकल रिएक्शन है। ओके, यानी कि वो प्रोडक्ट बन सकते हैं आपके हैं एन-हेक्सेन बन सकता है, मैनोज बन सकता है, सार्बिटोल बन सकता है, आपके 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड बन सकता है, वो आपके एक तरीके से प्रोडक्ट ही है। अगर किसी कंपाउंड रिएजेंट से या किसी अभिकारक से रिएक्शन करवाते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, किसी में भी जो स्टेबल प्रोडक्ट हो उसे ही अपन केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो अपने पास ये केमिकल रिएक्शन है। अब आपकी एक रिएक्शन आती है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे ग्लूकोज में अपन ने देखा था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यानी कि ऑक्सीकारक विदलन देखा था, इसी तरीके से अपन इसमें भी क्या करेंगे, विदलन देखेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में। ओके, तो किस तरीके से होगा वो अपन देखते हैं। जैसे ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीकारक विदलन करवाया था उसी तरीके से फ्रक्टोज में भी अपन ऑक्सीकारक विदलन कराएंगे, वो ही पैरायोडिक एसिड की प्रेजेंस में। लेकिन ग्लूकोज में अपन को क्या मिले थे? 5 कार्बोक्सिलिक समूह मिले थे और एक एल्डिहाइड यानी एक फॉर्मेल्डिहाइड मिला था आपको, 5 कार्बोक्सिलिक समूह मिले थे। लेकिन आपके फ्रक्टोज में ऐसा नहीं होता है, एक मॉलिक्यूल आपको CO2 का प्राप्त होता है। तो अपन 1 बाय स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्राप्त होता है। देखो अब अगर आप किसी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ये होती है, फ्रक्टोज की पैरायोडिक एसिड के अंदर विदलन करवाते हो या क्लीवेज करवाते हो तो पहले क्या होगा, किसी कार्बन का होगा, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड में आपके कन्वर्ट होता है। और जो ये वाला आपके समूह है वो आपके एल्डिहाइड समूह के अंदर प्रेजेंट होता है पैरायोडिक की प्रेजेंट में। फिर आप अगर पैरायोडिक एसिड की प्रेजेंट में फिर से रिएक्शन करवाते हो तो आप ये किसमें कन्वर्ट होगा, आपके कोई कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर कन्वर्ट होगा और जो आपका ये ग्रुप था वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। फिर नेक्स्ट आप HiO4 की प्रेजेंस में करवाते हो तो ये समूह का आपका
कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर कन्वर्ट होगा, जबकि आपका CHOH आपके एल्डिहाइड समूह में कन्वर्ट होगा। फिर से आप अगर HiO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो एक आपके फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक आपके CO2 प्राप्त होता है। क्या हुआ था कि पर आयोडिक एसिड के 5 मोल लिए थे अपन ने। ओके, ग्लूकोज के अंदर 5 मोल आपने पर आयोडिक एसिड के लिए थे। ओके, 5 मोल पर आयोडिक एसिड के लिए थे, जिसमें से आपको 5 कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ था और एक फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। इस तरीके से अपन को ग्लूकोज में जब ऑक्सीकारक विदलन किया था ग्लूकोज का, तो ये सब प्राप्त हुआ था अपन को। लेकिन जब फ्रक्टोज का ऑक्सीकारक विदलन करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। फ्रक्टोज के अंदर जब फ्रक्टोज का अपन पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो 4 मोल लेते हैं पर आयोडिक एसिड के। ओके, जिनमें से अपन को कितने अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है? 1, 2 फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है फ्रक्टोज के अंदर। 4 अपन क्या ले रहे हैं? पर आयोडिक एसिड। 4 पर आयोडिक एसिड से 2 फॉर्मेल्डिहाइड अपन को और 3 आपको मिलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह और 1 आपको प्राप्त होता है CO2 का मॉलिक्यूल। ओके, ये CO2 का मॉलिक्यूल कंफर्म करता है कि कीटोन समूह ही प्रेजेंट है फ्रक्टोज के अंदर, या इसका अपन बता सकते हैं एक तो कंफर्म हो गया कि कीटोन समूह है और ये कंफर्म हो गया कि फ्रक्टोज से क्या क्या बनाया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से अपन ने क्या कर ली है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है फ्रक्टोज के बारे में वो सब की 1 बाय 1 स्टडी कर ली है। ओके, तो ये अपना फ्रक्टोज का कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखेंगे फ्रक्टोज की कुछ और रिएक्शंस कैसे है, यानी कि अपन देखेंगे ग्लूकोज सबसे इम्पोर्टेंट है आपके ओसाजोन का निर्माण होना। ओके, ओसाजोन का निर्माण आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग सभी में पूछा जाता है। बीएससी के एग्जाम्स में, बीएससी की थ्योरी के एग्जाम में सब में पूछा जाता है कि ओसाजोन का निर्माण होता है। ग्लूकोज का से भी पूछा जाता है, फ्रक्टोज से भी और मेनोज से भी। 3 से अपन ओसाजोन का निर्माण कैसे कर सकते हैं, यानी कि देखो ग्लूकोज की जब रिएक्शन फेनिलहाइड्रेजीन से करवाई जाती है, फेनिलहाइड्रेजीन से रिएक्शन करवाई जाती है तो ग्लूकोसाजोन बनता है। अगर फ्रक्टोज की फेनिलहाइड्रेजीन से रिएक्शन करेंगे तो फ्रक्टोसाजन बनता है और मेनोज से करें तो मेनोजासन बनता है। इस तरीके से अपन बोलते हैं कि एक ओसाजोन का निर्माण होता है। ओसाजोन आपके एक रिंग के रूप में रहता है, यानी कि चक्रीय संरचना रहती है जो स्टेबल होती है, आगे इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं करवा सकते, यानी कि एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है आपके। तो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी वो है ओसाजोन का निर्माण। ओके, तो ग्लूकोज से भी किया जाता है, फ्रक्टोज से भी किया जाता है, मेनोज से भी किया जाता है। अब इनके बारे में उनकी स्टडी करेंगे अपन। अब अपन देखेंगे कि अपन ओसाजोन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ओके, ओसाजोन आपके कंपाउंड है जिसके अंदर इनके प्रोडक्ट है जो ग्लूकोज से बनाया जाता है आपके। ओके, ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, मेनोज से ओसाजोन का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ रिएजेंट के रूप में फेनिलहाइड्रेजीन यूज किया जाता है। फेनिलहाइड्रेजीन का फॉर्मूला होता है आपके C6H5NH2। ये आपके फेनिल, ये हो गया फेनिलहाइड्रेजीन, ये आपके हाइड्रेजीन हो गया। ओके, तो इस तरीके से अगर अपन जैसे ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं फेनिलहाइड्रेजीन से तो ये अपने पास एक ओसाजोन का निर्माण होता है, जो आपका ये हो है ओसाजोन। ओके, तो इस तरीके से अगर ग्लूकोज से रिएक्शन करवाएंगे तब भी ओसाजोन का निर्माण होगा। जब हम फ्रक्टोज को फेनिलहाइड्रेजीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तब भी ओसाजोन का निर्माण होता है। और जब अपन मेनोज की फेनिलहाइड्रेजीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तब भी ओसाजोन का निर्माण होता है। देखो ग्लूकोज का आपके 1 मॉलिक्यूल लिया गया है और 3 मोल आपके फेनिलहाइड्रेजीन के लिए गए हैं आपके एक ओसाजोन निर्माण करने के लिए। ओके, तो अपने पास तीनों में सेम है कि 3 फेनिलहाइड्रेजीन इसमें लिए गए हैं, 3 फेनिलहाइड्रेजीन लिए गए। फ्रक्टोज से भी बनाया जा सकता है, मेनोज से भी बनाया जा सकता है और ग्लूकोज से भी बनाया जा सकता है। आपके ये आपके क्या है इम्पोर्टेंट है।
ओके, ये रिएक्शन आपकी इम्पोर्टेंट है, इसकी आपको मैकेनिज्म में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और इसके बारे में पूछा जाता है क्या होता है ओसाजोन। ओके, अब अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। देखो मैकेनिज्म दोनों की डिफरेंट, आपके तीनों की डिफरेंट है। ओके, इसकी भी डिफरेंट है मैकेनिज्म, इसकी भी डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जो फेनिल हाइड्रोजीन है, जो फेनिल हाइड्रोजीन का एक मोल है वो पहले यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा, तो दोनों में अलग अलग तरीके से अटैक करता है। ओके, इस तरीके से इन दोनों की मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो अपन उसकी भी स्टडी करेंगे। ओके, तो देख लो तीनों से अपन ओसाजोन का निर्माण कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे ओसाजोन की क्रियाविधि, यानी कि ओसाजोन निर्माण के लिए क्रियाविधि कैसे होगी, उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार की होगी, कैसे तीन फेनिल हाइड्रोजन कैसे अटैक करेंगे, वो सब अपन यहाँ देखेंगे। ओके, जैसे फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है लेकिन 2 ही यहाँ स्टेबल रह पाते हैं, ये कैसे किस तरीके से अटैक करेंगे, किस कार्बन पर पहले अटैक करेंगे, किस कार्बन पर बाद में अटैक करेंगे। ओके, तो ये अपन यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज के लिए अपन देखते हैं ओसाजोन का निर्माण, यानी ग्लूकोसाजोन का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। अब आपके देखो, जब आप ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की एक फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाओगे, यानी कि 1 मोल फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन 1 मोल से करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन से क्या होता है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव हो जाता है आपका। ओके, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, बाद में जो रहता है आपके ग्रुप वो यहाँ अटैक करता है। तो इस प्रकार से अपने पास स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो जो कार्बन नंबर CH2 है, CHOH है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि H और OH को थोड़ा दूर दूर लिख सकते हैं। अब अपने पास इसका क्या कर सकते हैं कि इसको अलग रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ओके, अगर यहाँ मैं क्या करूँ, यह हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है जो यहाँ मूव कर जाए, तो यह हाइड्रोजन कहाँ जाएगा आपका, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, -60 आ जाएगा, ये -60 आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, आपके नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। यानी कि अगर हाइड्रोजन का रिमूव कर दे, यहाँ से कार्बन से हटाकर नाइट्रोजन पर अटैच कर दे, तो बॉन्ड पे एक्सचेंज होंगे, तो इनसे अपने पास ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, ये कन्वर्जन का निशान लगा दिया, एक दूसरे में कन्वर्टेबल है ये। अब आपके क्या हुआ कि यहाँ से ये हाइड्रोजन मूव किया है, जो नाइट्रोजन पर आया, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था आपके, वो क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्म कर रहा है, और जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो नाइट्रोजन को मूव कर रहा है। तो इसकी वजह से इस पे तो क्या आ गया, -60 आ गया, और हाइड्रोजन क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास ही जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको प्राप्त होती है। अब इसमें अगर अपन क्या करें, रेजोनेंस कर दें, यानी कि अनुनाद कर दें, कि पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कर दें, पाई बॉन्ड का मूवमेंट कर दें, तो अपने पास क्या होगा, अगर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था उसको मैं क्या करूँ कि यहाँ मूव कर दूँ, तो ये डबल कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड जाएगा, और जो नाइट्रोजन का बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो ये भी एक तो यहाँ से ब्रेक हो गई, यानी कि OS पर जो हाइड्रोजन था वो हट गया, और जो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो ये ग्रुप आपकी क्या है, बाहर निकल जाता है। ओके, एनालिन आपके बाहर निकल गया, एनालिन बाहर निकल गया, तो अपने पास कौन सा अब समूह आता है, अपने पास इस प्रकार का समूह प्राप्त होता है। अब वापस से फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये फेनिल हाइड्रोजन किस पे अटैक करता है, कीटोन समूह पर। ओके, जो अपना यहाँ से जो समूह बचा वो कीटोन रह गया, तो इस समूह पर फेनिल हाइड्रोजन अटैक करता है। तो फेनिल हाइड्रोजन अटैक करने पर क्या होगा, वही H2O बाहर निकलेगा, उसी तरीके से ये अटैक करेगा। तो ये संरचना प्राप्त होती है अपने पास। फिर से अपन क्या करते हैं, फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं। अब आपके फेनिल हाइड्रोजन है जो यहाँ अटैक
करता है और अमोनिया बाहर निकलती है आपके। तो इस तरीके से ग्लूकोजोन प्राप्त होता है। ओके, देखो ये आपके मैकेनिज्म फिर से बता देती हूँ। बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, लगभग हर बार पूछी जाती है। तो अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखो, ग्लूकोज का एक फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट नंबर कार्बन पर अटैक करती है। फर्स्ट नंबर कार्बन पर अटैक करने पर यहाँ से H2 रिमूव होता है। अगर अपन इस रिएक्शन इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये दोनों लिख सकते हैं, तो वापस से क्या होता है, इसमें से एनेलिन रिमूव हो जाता है। एनेलिन रिमूव होने के यानी कि पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन करने पर एनेलिन रिमूव हो जाता है और फिर से अपने पास ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है जिसकी फिर से अपन फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास ये प्राप्त होती है। यानी कि अब दूसरा नंबर का फेनिल हाइड्रोजन है कहाँ अटैक करेगा, कार्बन नंबर 2 पर अटैक करता है। अब फिर से अपन फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन नंबर 1 पर अटैक करता है, जो जहाँ से अमोनिया को तो रिमूव करवा देता है और ये समूह अटैच हो जाता है जिसका यानी कि ओसाजोन का निर्माण हो जाता है। अब आपकी बात आती है कि फ्रक्टोज की किस प्रकार से होगी। देखो फ्रक्टोज की सेम होगी आपकी रिएक्शन, लेकिन फ्रक्टोज के अंदर सबसे पहले अटैक करेगा कीटोन समूह पर, यानी कि फेनिल हाइड्रोजन आपका कीटोन समूह पर अटैक करेगा। एक बार आप ट्राई करना, फ्रक्टोज लेना, फेनिल हाइड्रोजन लेना और ओसाजोन का निर्माण करना। देखो आपके ओसाजोन की स्ट्रक्चर तो सेम भी सेम रहेगी, बस आप ट्राई करना कि उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। ओके, तो ये है आपके ओसाजोन निर्माण करने की मैकेनिज्म। ओके, तो अपने पास ग्लूकोज से तो कंप्लीट हो गए आपके। अब अपन फ्रक्टोज के आप ट्राई करना पहले और फिर अपन करेंगे यहाँ। ओके।